नमस्कार दोस्तों। आज इस लेक्चर में मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को काफ़ी डिटेल से देखेंगे। जैसा कि अगर आप मेरा वीडियो अगर पहले से फॉलो कर रहे हैं तो पता होगा कि मैं गांधीयन एरा या गांधी युग का लेक्चर लेना शुरू किया था, जिसमें कि अभी तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मैं कवर कर लिया हूं, और जो कि बीपीएससी मेंस को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे 67 बीपीएससी हो या 68 हो या सीडीपीओ हो या ऑडिटर एग्ज़ाम हो या जीएस फर्स्ट में जहाँ तक हिस्ट्री का बात है तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हम लोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, और अभी तक मेरा जो हिस्ट्री का जो जीएस का जो सेक्शन है उसका अभी तक 15 वीडियो आ चुका है। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है मेरे इस चैनल पे। जो भी नए स्टूडेंट हैं इस मेरे यूट्यूब चैनल पे, कृपया प्लीज़ करके जाके उस उस प्लेलिस्ट को देख के उसके सारे वीडियोज़ देखें, और वीडियो देखने के बाद नोट्स भी बनाया हुआ है, और टेलीग्राम पे जो है ना उसका सारा PDF भी प्रोवाइड मैं कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया गया है, उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। दूसरा कि मेंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है, ठीक ना, क्योंकि अभी पीटी में लगभग 60 दिन का समय है, इसलिए अभी अल्टरनेट डे पे जो है ना मेंस का भी आंसर राइटिंग चल रहा है। अभी तक लगभग 10 दिन का मेंस का आंसर राइटिंग हो चुका है। कई सारे स्टूडेंट कॉपी ग्रुप में ही भेजते हैं, उनका कॉपी चेक होता है। जिनको भी मेंस का आंसर राइटिंग करना है तो वो जो है ना जुड़ सकते हैं, और ये ऑनलाइन मोड में होता है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू होता है। जिनको भी जो इंटरेस्टेड हैं, जो नीचे जो नंबर दिया है, मेरा ही मोबाइल नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उस पर हमको कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आइए आज हम लोग जो है ना गांधीयन युग का, गांधीयन एरा का जो है ना और सविनय अवज्ञा आंदोलन काफ़ी अच्छे से देखेंगे। और आपको पता है कि मेरा जो जितना भी मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट पढ़ाने का जो मेरा क्या मतलब तरीका रहता है, पहले भी आपको बता दिया हूँ कि सबसे पहले कोई भी मूवमेंट जो शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि या काउज होगा। पहले काउज को देखेंगे, फिर देखेंगे कैसे उसका शुरुआत हुआ, स्टार्टिंग कैसे हुआ। जैसे आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक जैसे छोटे से मुद्दे पर गांधी जी ने शुरू किया, और जो बहुत बड़ा मूवमेंट को शुरू कर दिए गांधी जी। फिर इसमें देखेंगे क्या क्या कार्यक्रम रहा इस पूरे जो है ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान, पूरे क्या क्या कार्यक्रम रहा, पूरे देश में कैसे फैला। फिर हम देखेंगे विस्तार, इसका कैसे ये मतलब इसका प्रसार हुआ मूवमेंट का पूरे हमारे देश में, और ये कितने इसमें चरण या कितने स्टेज में इसको हम बांट सकते हैं। फिर हम देखेंगे प्रभाव इसका क्या रहा, या इसका परिणाम बोल सकते हैं, या इसका इम्पोर्टेंस क्या रहा, इस पूरे मूवमेंट का हमारे देश में क्या प्रभाव पड़ा, क्या रिजल्ट रहा, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा, क्या इंपॉर्टेंस है, या क्या इसकी उपलब्धियाँ रही, वो देखेंगे। और फिर हम यहाँ देखेंगे अंतिम में बिहार में ये मूवमेंट कैसे आगे बढ़ा, और बिहार के लोगों का क्या मास मूवमेंट रहा, कैसे जन भागीदारी रही, बिहार के लोगों ने किस किस तरह की गतिविधियाँ में भाग लिया, वो सब देखेंगे। क्योंकि एक बार बीपीएससी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ चुका है मेंस में कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन में जन भागीदारी को दिखाइए, मतलब कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में बिहार के लोगों का जो मास मूवमेंट किस तरह से था, उसका चर्चा कर एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका, और इस बार हो सकता है कि इस सबसे क्वेश्चन पूछ दे, इसलिए मैं काफ़ी डिटेल से एक एक बात को मैं डिस्कस करते चलूँगा। एक और ध्यान रखिएगा, जब मैं ये लेक्चर अभी ले रहा हूँ तो आप लोग हमारी बात को भी गौर से सुनिए। बाकी अपना नोट्स तो आप लोग बना ही रहे। देखिए मेंस में क्या होता है, जब तक आप अपना खुद का नोट्स नहीं बना लेंगे अपना एक कॉपी में, तब तक कोई मतलब नहीं है। हालांकि मैं इसका PDF तो मैं दे दूँगा, लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल पर नोट्स बनाना चाहिए, और उस नोट्स से हेल्प लेके तब मेरा आंसर राइटिंग करना चाहिए, और आंसर राइटिंग पर आप जरूर लिखिए, ठीक ना। चलिए तो आइए हम लोग इसमें पहले सबसे पहले देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए आपको पता है कि एक इंट्रोडक्शन एक अच्छा होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसका बॉडी पार्ट होना चाहिए, फिर उसका एक कंक्लूजन या निष्कर्ष होना चाहिए। तो कई सारे स्टूडेंट हमको मैसेज करते हैं प्रश्न कि सर कैसे इंट्रोडक्शन लिखें, कैसे बॉडी पार्ट लिखें, कैसे उसका निष्कर्ष लिखें, वो सब मैं इस लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। और हालांकि पहले भी मैं जितना भी मेरा लेक्चर आया है सब में मैं कोशिश किया हूँ कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चीज़ों को बताया जाए, टू द पॉइंट बताया जाए, जो कि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं बताता हूँ। सिर्फ जब भी कभी मेंस दीजिएगा बीपीएससी का या किसी भी अदर पीसीएस का, यहाँ तक यूपीएससी का भी दीजिएगा, तो आपको जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ ये काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए, मैं पहले बोला किसी भी टॉपिक में आप 3 या 4
जितना भी हो सके एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन अभी से ही लिख लीजिए, ताकि वहाँ एग्जाम में अगर कुछ भी क्वेश्चन आवे तो आपको इंट्रोडक्शन के लेवल पर सोचना ना पड़े, जैसा क्वेश्चन आया वैसा हम लिख के निकल गए। ठीक ना। आइए यहाँ पर देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या एक अच्छा हो सकता है। सिंपल से लिखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी आंदोलन का अगला पड़ाव था। मतलब अगला पड़ाव मतलब क्या, आपको पता है कि असहयोग आंदोलन 1922 में ख़त्म हो गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य देश को ब्रिटिश शासन की गुलामी से पूर्ण स्वतंत्र कराना था। मतलब कि आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज का मांग करना। ठीक ना। वास्तव में यह आंदोलन इस बात पर आधारित था कि समुद्र के पानी को उबालकर भी ब्रिटिश शासन को हराया जा सकता है। मतलब कि गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कैसे तोड़ा था, समुद्र के पानी को उबाल के ही, मतलब कि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन इस बेस पे था कि एक हम समुद्र के पानी को गर्म करके उबाल करके इतना ब्रिटिश जो साम्राज्य है हमारे देश में उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये मतलब कि जो चीज़ है ना, ऐसे करके भूमिका में लिख सकते हैं। हालांकि आप इससे भी बेहतर भूमिका लिख सकते हैं, लेकिन सोचिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कई लोग क्या करते हैं सेम टू सेम यही इंट्रोडक्शन मतलब कि लिख देते हैं, मतलब कि जब आंसर राइटिंग करवा। नहीं, ऐसा ना करें। आप जो है ना अपने लेवल पर भी जो ना कुछ जो इंट्रोडक्शन लिख कर भी रख लें, ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा मतलब कि सोचना ना पड़े। चलिए आइए, अब हम आपको पता है कि कोई भी अगर मूवमेंट होगा, देश में आंदोलन होगा, तो उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड या कारण होगा। आइए सबसे पहले हम कारण को देख लेते हैं। तो सबसे देखिए इस कारण को देखिए हम ऐसे भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पहले ही लिख दिए, देखिए बाद में लिखे, सॉरी, यहाँ पर ऐसे भी इसको कारण को लिख सकते हैं कि देखिए कोई भी चीज़ का कारण ऐसा लिख सकते हैं। देखिए पहला एक तो है क्या कि उसका दीर्घकालिक कारण होता है, एक होता है तत्कालिक कारण। ठीक है। देखिए इस मूवमेंट का जो शुरू होने का जो दीर्घकालिक जो थोड़ा सा 1-2 साल से जो प्रक्रिया चल रहा था, उसमें सबसे पहला साइमन कमीशन का असफल होना। आपको पता है कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, लेकिन इंडिया 1928 में आई थी और इसको भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया का जांच करना था, पड़ताल करना था, लेकिन इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। इसलिए हमारे देश के लोगों के द्वारा इस साइमन कमीशन का क्या किया गया, विरोध किया गया और ये कहीं ना कहीं असफल हो गया। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश होता है, ये भी था। फिर दिल्ली घोषणा पत्र होता है, फिर लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। फिर गांधी जी के कुछ न कुछ रचनात्मक कार्य भी लगातार चल ही रहा था और मेरठ कांड हो गया था। कई सारे जो क्रांतिकारी को हमारे इस षड्यंत्र में फंसा लिया गया था। असेंबली में बम कांड हो गया था। ठीक ना। और इसका तत्कालिक कारण था कि 11 सूत्रीय मांग जो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन से किया था, लेकिन लॉर्ड इरविन ने कोई जो है ना उत्तर नहीं दिया और यही इस आंदोलन का तत्कालिक कारण बना था। और गांधी जी जो है ना क्या किए, 12 मार्च से जो है ना दांडी यात्रा क्या कर दिए, शुरू कर दिए। तो ये ऐसे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। आइए हम इसको कारण को काफ़ी डिटेल में देखते हैं। हालांकि आप इस तरह का भी कारण लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें हमें सामने कहीं असफल होना, नेहरू रिपोर्ट, दिल्ली घोषणा पत्र लिख दिया हूँ, लाहौर सेशन हुआ, 11 सूत्रीय मांग और अन्य कारण में गांधी जी का रचनात्मक कार्य मेरठ षड्यंत्र भी मैं यहाँ पे लिख दिया। आपको जो अच्छा लगे आप दोनों लिख के एग्जाम में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सबसे पहले बात मैं शॉर्ट में ही देखो, क्योंकि ये सब चीज़ आप पीटी में पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको पता है कि साइमन कमीशन का 1927 में गठन हुआ। 28 में जब इंडिया आई तो वहाँ भारतीय समस्याओं और संवैधानिक प्रक्रियाओं को उनको आगे बढ़ाने का काम किसका था, साइमन कमीशन का। लेकिन इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, अतः इसका बहिष्कार करने का निर्णय हमारे देश के लोगों ने लिया। नेक्स्ट चलिए, आपको पता है कि फिर जो है ना एक आया था नेहरू रिपोर्ट 1928 में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है ना एक समिति गठित हुई थी, जिसमें ना भारत में का कैसा संविधान होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसका एक रूपरेखा तैयार करना था। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुआ। हालांकि इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। आपको जब पीटी में जब पढ़े होंगे तो देखिए नेहरू रिपोर्ट में सिंपल सा क्या कहा गया था कि हमको इंडिया को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो, जैसा कि अन्य देशों को आपने दिया है। मतलब कि डोमिनियन का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है, पूरा शासन प्रशासन हमारे देश में ब्रिटिश क्राउन के नाम पे चलता, ब्रिटिश वहाँ के राजा रानी के नाम पे चलता, बाकी सब कुछ मेरा ही होता। तो हमने 1928 की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट में ये डिमांड किया था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेट का जो है ना दर्जा दे दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि 1928 में जिस हम इस डोमिनियन स्टेटस की
डिमांड हमने किया तो कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे युवा नेता थे, खास करके जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को ये मांग उनको उतना रास नहीं आया। वही मैं लिख दिया हूँ, मतलब कि कांग्रेस के युवा नेता को लगता नहीं हमको पूर्ण आज़ादी की तरफ जाना चाहिए, क्या हम कोई डोमिनियन स्टेट लेकर हम करेंगे क्या, जब ऊपर में वहाँ का ब्रिटिश शासन रहेगा ही रहेगा, फिर अपना यहाँ लेके हम क्या करेंगे। इसलिए कांग्रेस के कई सारे युवा नेता जो है इस स्टेटस के खिलाफ थे। और तो नेहरू जी या सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि नहीं हमको ना पूर्ण आज़ादी की मांग करना चाहिए, लेकिन कुछ गांधी जी या कुछ अन्य नेता कांग्रेस के ये सोचते थे कि किसी तरह तो डोमिनियन स्टेट पर एक सहमति बना है, इसलिए हमको डोमिनियन स्टेट की ही मांग करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि 1-2 साल में हमको ये दर्जा मिल जाए। यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि 1928 में जब कलकत्ता का जब अधिवेशन हुआ तो जो नेहरू रिपोर्ट जो दिया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा उसको जो है स्वीकार कर लिया गया तथा मांग किया गया कि 1 वर्ष में हमको डोमिनियन का दर्जा दिया जाए। एक कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि देखिए डोमिनियन हमको 1 साल के अंदर मिलना चाहिए, एक कांग्रेस ने कहा, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि उस समय जो तत्कालिक गवर्नर थे वो कौन थे, वो थे लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन ने एक दिन 31 अक्टूबर 1929 को घोषणा किया कि महारानी की ओर से हमको ना डोमिनियन स्टेट देने का जो है ना एक प्राप्त हुआ है कि नहीं, भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक राउंड टेबल मीटिंग होगा, एक गोल मेज क्या होगा, सम्मेलन होगा। तो हमारे देश के नेताओं ने एक दिल्ली घोषणा पत्र के जरिए जो है ना लॉर्ड इरविन से 2 मांग रखा। कहा कि देखिए अगर डोमिनियन स्टेट की दर्जा देने के लिए अगर राउंड टेबल मीटिंग आप बुला रहे हैं तो उससे पहले मेरी 2-3 बातें हैं। पहला क्या कि गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को बहुमत में प्रतिनिधित्व दिया जाए। पहली बात इसमें, इस घोषणा पत्र में हमारे देश के नेताओं ने क्या कहा, अगर राउंड टेबल आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को बहुमत में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दूसरा बात कि राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाए। और तीसरा सबसे बड़ा ये था कि प्रस्तावित जो गोलमेज सम्मेलन का जो उद्देश्य डोमिनियन स्टेटस हेतु समय निर्धारण के बजाय इसे लागू करने की योजना बना। मतलब कि ये नहीं कि आप हमको सिर्फ और मतलब आश्वासन दो कि हाँ लागू कर देंगे, नहीं, हमको लागू करने का योजना बताओ, समय मत दो। मतलब वहीं पे इस दिल्ली घोषणा पत्र में हमारे देश के नेताओं ने 3 बात कहा। पहला था कि हमको सम्मेलन में पूर्ण बहुमत दो, राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान करो, और तीसरा कि जो राउंड टेबल मीटिंग आप बुला रहे हो उसमें समय नहीं कि कब इंडिया को देंगे, नहीं, उसको डोमिनेशन का एकदम प्लानिंग तैयार करो, हाँ नहीं अब इस दिन लागू करने जा रहे हैं। लेकिन इस मांग का उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर थे लॉर्ड इरविन के द्वारा इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया। जब दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार कर दिया गया तो तब अब अंतिम अगला है क्या, लाहौर का अधिवेशन 1929 में होता है। कब? देखिए दिल्ली घोषणा पत्र घटना है ये आपका जो है अक्टूबर का 31 अक्टूबर का के आसपास का घटना है, ठीक ना, सॉरी नवंबर का घटना है। लेकिन अब देखिए उसके बाद दिसंबर आ जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर 28 दिसंबर 1929 को लाहौर का क्या होगा, अधिवेशन होगा। अब इस लाहौर के अधिवेशन में वही लिखा लॉर्ड इरविन द्वारा उपरोक्त मांगों को ठुकराए जाने के पश्चात दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें निम्न निर्णय लिया गया। अब देखिए इसमें क्या निर्णय लिया गया, पूर्ण स्वराज कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। अब कहा कि हमको डोमिनियन चाहिए ही नहीं चाहिए, अब हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण आज़ादी चाहिए। कांग्रेस का लक्ष्य हो गया। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया, राउंड टेबल मीटिंग का क्या किया गया, बहिष्कार किया। आपको पता है कि 3 राउंड टेबल मीटिंग होता है जो कि पीटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा। बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, बीपीएससी का क्वेश्चन पूछता है, देख लीजिए, मैं पीटी के क्लास में बताया हूँ, ठीक ना। उसमें एक और चीज़ हुआ कि कांग्रेस कार्यकारी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण अधिकार दे देगा। आप जो है ना आप अधिकार मतलब कि सविनय अवज्ञा शुरू कर सकते हैं। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का क्या मनाया भी गया, और घोषणा तो पहले होगा तो इसमें मनाया भी गया। तो ये जो लाहौर अधिवेशन का मेनली आपका बात था। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू, चूँकि इसमें आपको पता है जब लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी अध्यक्ष थे तो उन्होंने अध्यक्ष भाषण में सिंपल ये कहा कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है
और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर क्या है, आमंत्रित है। देखिए ये उनका अध्यक्षीय भाषण, आप ऐसा कथन का यूज कर सकते। देखिए हम जब से मैं हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ स्टेटमेंट कोटेशन पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे चीज़ों को लिखने से आपका नंबर 1-2 नंबर एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा। इसी तरह जब हम पॉलिटी लिखेंगे तो पॉलिटी में कई सारे बड़े बड़े जो संवैधानिक जो विद्वान हैं उनका नाम लिखेंगे, या जो भीमराव अम्बेडकर ने कुछ बात बोला तो उनका हम कथन का यूज करेंगे। और उससे हम इकोनॉमिक्स का अगर क्लास करेंगे तो उसमें कुछ कुछ डेटा या फैक्ट का यूज करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे का यूज करेंगे। मतलब हर एक चीज़ में आप अपने आंसर को पुख्ता करने के लिए कुछ ना कुछ कथन या स्टेटमेंट, कुछ डेटा, कुछ फिगर जब जितना आप डालिएगा आपका उतना ही और बेहतर, आपको 1-2 नंबर का हमेशा फायदा होगा। चलिए आप देखिए गांधी, अब यहाँ पे क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन खत्म हो गया। अब देखिए अगला घटनाक्रम आपको पता होगा क्या है कि लाहौर अधिवेशन के बाद गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 मांग रखा, 11 सूत्रीय मांग रखा। इसी को तत्कालिक कारण कहा जाता है इस आंदोलन का। देखिए 11 सूत्रीय मांग में गांधी जी ने 11 मांग रखा है। तो 11 मांग में कुछ कुछ जो मांग था इसमें मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। देखिए इसमें सब पहला था क्या, नमक कर समाप्त करो, लगान में कमी करो, ठीक ना, राजनीतिक बंदियों की रिहाई करो, फिर भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार दो। तो उतना आपको 11 यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, हाँ 1-2 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 सूत्रीय गांधी जी ने मांग किया था ये अपने यंग इंडिया के माध्यम से। लेकिन उस समय लॉर्ड इरविन जो गवर्नर थे, वो वायसराय जो थे, गांधी जी के बातों को उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, वही लिखा हुआ ना। और गांधी जी ने जब 11 सूत्रीय मांग रखा था तो 31 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम दिया था लॉर्ड इरविन को कि इतना अगर 31 जनवरी 1930 तक अगर मेरी बात को आप नहीं मानते हैं, 11 सूत्रीय मांग को नहीं मानिएगा, तो हम जो है ना देश में एक नया मूवमेंट क्या कर देंगे, खड़ा कर देंगे। परंतु वही बात है, लॉर्ड इरविन की तरफ से कोई जवाब आया ही नहीं। तो इसमें देखिए ये तो इसका तत्कालिक कारण होगा। और भी कुछ कुछ छोटा मोटा कारण था, जैसे कि देखिए गांधी जी, आपको हम बताए थे कि जैसे चौरा-चौरी घटनाकांड हुआ था उसके बाद और सहयोग वापस ले लिया गया था। लेकिन गांधी जी का रचनात्मक कार्य, हिंदू मुस्लिम एकता, चरखा काटना, महिलाओं को सुरक्षित करना, छुआछूत को खत्म करना, ये सब जो है ना गांधी जी के रचनात्मक कार्य ऑलरेडी चल ही रहे थे। और 1929-30 आते आते रचनात्मक कार्य काफ़ी अच्छा हो गया था, मतलब कई सारे लोगों को ट्रेनिंग मिल चुका था। वही लिखा हूँ मैं, गांधी जी रचनात्मक कार्य से जनता को ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके थे, ठीक ना। और इसी में मेरठ एक केस हुआ था जिसमें कई सारे हमारे क्रांतिकारी नेताओं को ना जबरदस्ती मतलब एक केस में फंसा के जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और असेंबली में बम विस्फोट हुआ था इसी में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सब जो कुछ कुछ घटनाक्रम जो है आपका जो है ना कहीं और सविनय अवज्ञा आंदोलन को खड़ा करने में आपका मैन क्या हुआ, भूमिका निभाया। देखिए हालांकि क्वेश्चन बीपीएससी इस कारण पर नहीं पूछा, लेकिन जब तक आपको इतना बैकग्राउंड पता नहीं होता आपको आंसर लिखने में उतना मतलब कि मज़ा नहीं आएगा, और आप बहुत कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए। क्योंकि देखिए कैसे मतलब मूवमेंट शुरू हुआ, कौन कौन सा प्रक्रिया हुआ, स्टेप बाय स्टेप जब आपको चीज़ माइंड में नहीं रहेगा तो वहाँ आंसर लिखने में क्या होता है, दिक्कत होता है। तो ये 11 सूत्रीय मांग जब नहीं पूरा हुआ, अब यहाँ 31 जनवरी आ ही गया। अब गांधी जी का जो है ना अल्टीमेटम वही 12 मार्च से अब जो है ना गांधी जी क्या करेंगे, दांडी यात्रा करेंगे। वही लिखा हुआ है आंदोलन की शुरुआत। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को तिथि निर्धारित की तथा 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी की यात्रा किया और 6 पर पहुंचकर नमक कानून क्या कर दिया, तोड़ दिया। बीपीएससी पीटी में इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, इसे ध्यान दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक बार 64वीं या 65वीं में क्वेश्चन पूछा था कि सविनय अवज्ञा स्टार्ट शुरू कब हुआ। सविनय अवज्ञा 6 अप्रैल जैसे गांधी जी नमक कानून तोड़ा तब से शुरू हुआ। ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछ चुका। और ये टॉपिक है पीटी और मैथ्स दोनों के लिए वही इंपॉर्टेंट है। और मैं पीटी का भी फैक्ट और जो मैथ्स का भी फैक्ट मैं करा रहा हूँ, तो इसलिए आपका समझिए कि पीटी भी इसी में हो गया, बिहार का भी और नेशनल लेवल का भी पीटी इसी में हो गया क्लास में, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए, आपको पता है कि नमक यात्रा, आखिर नमक, गांधी जी ने नमक को ही मुद्दा क्यों बनाया। देखिए नमक को ही मुद्दा क्यों बनाया, इसमें देखिए गांधी जी जब ये इसी समय मार्च के समय एक स्टेटमेंट बोलते हैं। गांधी जी का मानना था कि हवा व पानी की तरह नमक प्रकृति प्रदत्त है, मतलब प्रकृति द्वारा दिया गया है, परंतु इस पर दोगुना कर लग जाने से गरीब लोग उतना नमक नहीं खा पाते हैं जितना उनके स्वास्थ्य के लिए क्या है जरूरी है। आपको पता है कि 5-6 साल पहले मतलब कि अंग्रेजों ने नमक पर काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया था और नमक बनाना भी गैर कानूनी घोषित कर दिया था। तो गांधी जी ने यही कहा कि नमक ऐसे चीज़ों पर टैक्स लगाना, वो भी दुगुना टैक्स करना, ये कहीं ना कहीं जो इनका मानवाधिकार के क्या है खिलाफ है। तो गांधी जी ने इसलिए ऐसे छोटे मुद्दे से जो ये मूवमेंट क्या किया, शुरू किया। आगे गांधी जी भी कहते थे, उनका मानना था कि नमक
कर मानवता के विरुद्ध है। गांधी का ये मानना था कि नमक कर जो अंग्रेज लगा रहा है ये कहीं ना कहीं पूरी मानव जाति के लिए खतरा है और ये मानवाधिकार के विरुद्ध है। और चूंकि नमक खाना तो सबका फंडामेंटल राइट है, अगर इस पर अगर कोई बैन लगाएगा तो कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो ये गांधी जी बोल रहे हैं, ठीक है। आगे गांधी जी एक और कहते हैं, और देखिए नमक कानून गांधी ने इसलिए यहाँ से उठाया क्योंकि नमक जैसे मुद्दे से ग्रामीण जनता से प्रत्यक्ष रूप से वो जुड़ा जा सकता है। देखिए क्योंकि अगर नमक का दाम बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता को भी प्रॉब्लम होगा। गांधी जी जानबूझ के नमक ऐसे मुद्दे को उठाए ताकि इस आंदोलन में अधिक से अधिक देश की आम जनता, गरीब जनता सब लोग क्या हो सके, जुड़ सके, क्योंकि नमक तो रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तु है ना। कोई भी आदमी नमक के बिना क्या जी सकता है, नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे आखिर क्या कारण था कि गांधी जी ने जो है ना नमक ऐसे चीज़ों से ही जो है ना क्या किया, मूवमेंट को शुरू किए। तो यहाँ पे अगर जो आपको और डिटेल में पढ़ना है तो देखिए ये क्लास एनसीईआरटी का न्यू 12th क्लास का बुक है, ये 12th क्लास का न्यू बुक है, ये एनसीईआरटी है हिस्ट्री का। तो यहाँ देखिए नमक सत्याग्रह क्यों, तो यहाँ पे नमक विरोध का प्रतीक क्यों था इसके बारे में महात्मा गांधी ने लिखा। देखिए पूरा वही बात जितना मैं बोला, मतलब इसका मेन कष्ट में बोल ही दिया हूँ। अगर आपको पढ़ना तो यहाँ वीडियो पॉज करके यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक आप इसको पढ़ सकते। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है ना गांधी जी का ही स्टेटमेंट है पूरा, कि आखिर क्यों हमने जो नमक को क्या किया था, चूज़ किया था। देखिए मेरा है कि आपका मैथ्स थोड़ा सा बेहतर हो, इसलिए आपको कुछ बुक्स अगर पढ़ने से आपका चीज़ें क्या हो जाएगा, ठीक रहेगा। यहाँ देखिए लिखा भी यहाँ पे, नमक एकाधिकार एक तरह से चौतरफा अभिशाप है। यह लोगों को बहुमूल्य सुलभ ग्राम उद्योग से वंचित करता है। प्रकृति द्वारा बहुयातत रूप में उत्पादित संपदा का यह अतिशय विनाश करता है। इस विनाश का मतलब ही है कि और अधिक राष्ट्रीय खर्च, मतलब वही है। गांधी जी ने कहा कि भाई अगर टैक्स बढ़ाओगे ऑब्वियस सी बात है लोग इसको खरीद नहीं पाएंगे, लोग भूखे मर जाए। तो वहीं पर इसी वजह से गांधी ने ऐसे छोटे से मुद्दे पर जो है ना ये मूवमेंट क्या किया, शुरू किया। अब चूंकि गांधी जी 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ ही दिए, तो अब उसी क्या हुआ, अगले 3 दिन के बाद 9 अप्रैल को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए दिशा निर्देश जारी किया कि आखिर इस कार्यक्रम में हम लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। तो गांधी जी ने सिंपल निर्देश दिया 9 अप्रैल को अपने देशवासियों को कि कहा कि देखिए 2 तरह का काम कीजिए, एक बहिष्कार तरफ पर काम कीजिए और एक रचनात्मक कार्य कीजिए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का यही हो गया आपका क्या कार्यक्रम, वही बहिष्कार का और रचनात्मक का। और सहयोग में भी आपको ये सब बात बताया। देखिए यहाँ पे हो गया बहिष्कार में क्या हुआ, नमक कानून तोड़कर नमक बनाएं, शराब की दुकान, विदेशी कपड़ों की दुकान पर धरना दें, करों के आगे ना करें, टैक्स ना दें, वकील अपना वकालत छोड़ दें, छात्र सरकारी स्कूल व कॉलेज जाना छोड़ दें, बहिष्कार करें, सरकारी कर्मचारी पदों से क्या दे दें, त्याग पत्र दे दें। बाकी देखिए इनका रचनात्मक कार्य क्या क्या था, हर घर में लोग चरखा काटें, कपड़ा बनावें, कॉटन कपड़ा बनावें, खुद से बनावें। तो आत्मनिर्भर, देखिए आज जिस आत्मनिर्भरता की बात नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो तो आत्मनिर्भर महात्मा गांधी आज से समझिए कि 80 साल पहले सोच लिए थे। तो वही ध्यान रखना है। और यहाँ पे कहा था सत्य और अहिंसा को हमेशा सर्वोपरि रखा जाए। गांधी जी ने ये भी लोगों को दिशा निर्देश दिया। और गरीबों की मदद करें, छुआछूत की समाप्ति करें, ये सब गांधी जी के इसमें रचनात्मक क्या थे, कार्य थे। अब देखिए 9 अप्रैल को जब देखे गांधी दिशा निर्देश दे दिया, हालांकि गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन ये जो देखिए एक चीज़ और है, ये जो सिविल जो डिसओबीडियंट मूवमेंट है ये आपका 2 चरणों में होता है। अगर पीटी में पढ़े होंगे, देखिए पहला जो चरण था ये मार्च 1930 से लेकर मार्च 1931 तक था। मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि आप यूँ समझ सकते हैं कि 6 अप्रैल को तो नमक कानून तोड़ा गया। नमक कानून जैसे गांधी जी तोड़े, बाकी देश में और जगह नमक कानून तोड़ा गया। तो यहाँ समझिए कि मार्च अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ सविनय। लेकिन क्या हुआ कि ये 5 मार्च 1931 तक चला। और आपको पता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और गांधी जी को कहा जाता है कि आप चलिए कहाँ, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो गांधी जी 5 मार्च के बाद ये मीटिंग, मतलब ये आंदोलन वापस लेके कहाँ चले गए, राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने, सेकंड दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें भाग लेने चले गए। लेकिन वहाँ वो जिस पर्पज़ से गए थे वो उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और गांधी जी खाली हाथ लौट आए। कहाँ से, लंदन से। और जब खाली हाथ लौट आए तो फिर से यहाँ देश में जो है ना दिसंबर 1931 से फिर से ये ना सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और ये चलता है कब, अप्रैल 1934 तक। ध्यान, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या बिहार को लेके आ जाए या इंडिया को लेकर, तो आप ये ध्यान रखिएगा
आंदोलन के 2 चरणों को जरूर दिखाइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप सिर्फ एक ही चरण लिखते तो आपका आंसर पूरा नहीं कहा जाता है। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं गांधी इरविन समझौता के बाद तो सविनय अवज्ञा चला ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ तो एक ही साल चला, लेकिन उधर से लगभग एक मूवमेंट 2-3 साल चलता है। इसे ध्यान रखिएगा, ये 1930 से लेकर 1934 लगभग है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है, इतना दिन तक जो लगभग 3 साल तक ये मूवमेंट चला है। इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आंदोलन के 2 चरणों का आपको दिखाना ही पड़ेगा इसे फ्लो चार्ट बना के। अब उपरोक्त जो भी चरण हुआ, 2 चरण में जो भी हुआ, इसमें देखिए निम्नलिखित गतिविधियां रही। ये मैं पूरे नेशनल लेवल या पूरे देश के लेवल पे बता रहा हूँ। हालांकि बिहार में भी इसी तरह लिखना है, लेकिन आप थोड़ा सा बैकग्राउंड समझिए। देखिए यहाँ देखिए क्या क्या गतिविधियाँ हुआ। देखिए पहला गतिविधि या कार्यक्रम वही नमक कानून तोड़ना है, कर अदा नहीं करना है, पद यात्रा हुआ, झंडा फहराया गया कई जगह, छुआछूत उन्मूलन खत्म करना है, खादी का विकास करना है, कई सारे आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों पर अधिकार किया गया, ठीक ना। आदिवासी और जनजाति कपड़ों की होली भी जलाए थे अपने क्षेत्रों में। ये सब प्रमुख पूरे देश में क्या चला था, गतिविधियाँ चला था। अब देखिए थोड़ा सा इसमें देखिए कि जब ये जैसे ही 6 अप्रैल को ये मूवमेंट जब शुरू हुआ, जब नमक कानून तोड़ा गया, तो पूरे देश में आंदोलन का कैसे कैसे प्रसार हुआ या कैसे कैसे लोगों की जन भागीदारी इसमें रही पूरे देश के लेवल पर। देखिए एक जो ध्यान में दीजिएगा, जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है, समझिए कि हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए इफ टॉपिक जो मैं पढ़ा दिया हूँ, इससे एक्स्ट्रा आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यही सेम टू सेम हिस्ट्री का भी टॉपिक है, ऑप्शनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे इसका प्रसार हुआ। इसका प्रसार पूरे देश में हुआ, पूरे देश ने अपना योगदान दिया। इसे निम्न रूप में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला गतिविधि क्या हुआ, नमक सत्याग्रह। अब नमक सत्याग्रह आपको पता है कई जगह नमक यात्रा किया गया, दांडी मार्च किया गया। नमक यात्रा दांडी मार्च की तरह नमक यात्रा पूरे देश में कई कई हिस्से में किया गया। पहला देखिए तमिलनाडु में, आपको याद है यहाँ राजगोपालचारी ने किया था, अभी बीपीएससी शायद सीडीपी या बीपीएससी को ये पूछा था, ठीक ना। मालाबार में कलप्पम ने किया था दांडी मतलब नमक यात्रा, ठीक ना। असम में हुआ था, असम से बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक हुआ था। आंध्र प्रदेश में नमक सत्याग्रह के लिए मुख्यालय खुला है, ठीक ना। ये सब जो है ना नमक सत्याग्रह फिर इसमें क्या हुआ, गतिविधि हुआ। अगर आपको इसमें और डिटेल में पढ़ना है तो स्पेक्ट्रम के बुक में जाइए, वहाँ काफ़ी सारे और अच्छे से करके लिखा हुआ, लेकिन उतना मेंस में आवश्यकता नहीं। हाँ पीटी के लिए उतना पढ़ना क्या है, जरूरी है। अगला देखिए क्या जन भागीदारी हुआ इसमें। चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ था, याद कीजिए सुरसैन बंगाल वाले उन्होंने किया था, इसी में हो रहा है, ठीक ना। आदिवासी क्षेत्र से झारखंड में वन कानून का उल्लंघन किया गया आदिवासियों के द्वारा, ठीक ना। पेशावर में यहाँ जो है ना, आपको पता है पेशावर में खुदाई खिदमतगार जो अब्दुल गफ्फार खां थे, वो काफ़ी यहाँ एक्टिव थे इसी आंदोलन के दौरान। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, पीटी पूछता है क्वेश्चन कई बार। सोलापुर में मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी और यहाँ हिंसा भी हुआ था। मजदूरों, सोलापुर जो महाराष्ट्र में है, यहाँ पे मजदूरों ने जो जब हड़ताल किया तो यहाँ हिंसा भी फैली थी, ध्यान रखिएगा। एक धराफना नामक जगह था, यहाँ पे जो ना नमक कारखाने पर हमारे देश के कई राष्ट्रवादी लोगों ने धरना दिया था, तो यहाँ प्रदर्शन किया था। लेकिन वहाँ जो भी सत्याग्रही थे जो धरना दे रहे थे, उनको पुलिस की बर्बरता का शिकार होना पड़ा और काफ़ी एक खतरनाक घटनाक्रम है। और एक मिलर नाम का अमेरिकी पत्रकार है, इस धराफना नामक जो है ना पुलिस की बर्बरता को आंखों देखा हाल जो पेपर में छापता है। और यहाँ तक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, धराफना नामक स्तर पर कौन अमेरिकी पत्रकार था, मिलर नाम का अमेरिकी पत्रकार। पीटी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। धराफना हो गया। गुजरात में कर नहीं देने का मूवमेंट चला, कर ना देंगे, टैक्स नहीं देंगे। और मणिपुर लगाने में आपको पता है कि यहाँ जो जनजाति आदिवासी महिलाएं रानी गौडिल्य ने काफ़ी क्या हुई थी, भूमिका निभाई थी। ये शॉर्ट में मैं मतलब अगर इतना भी अगर लिख दे तो बहुत काफ़ी है। ये पूरे देश में कैसे प्रसार कहाँ कहाँ हुआ, देखिए कौन सा हिस्सा छोड़ा, सब देश के हर एक हिस्से में हो गया। और जन भागीदारी आपको देखिए सबको देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर आपको जन भागीदारी दिखाना अलग से आप दिखा सकते हैं। देखिए महिलाओं ने क्या किया, शराब की दुकान पे प्रदर्शन किया, विदेशी वस्तुओं का होली जलाया पूरे देश में लगभग, ठीक ना। छात्र भी वही किया, शराब की दुकान पे गए, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, उनका देख सकते हैं। व्यापारी और व्यवसायी की भी इसमें काफ़ी भूमिका रही और व्यापारी और व्यवसाय ने काफ़ी चंदा भी दिया कांग्रेस को इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक ना। जनजातियों खासकर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, झारखंड के लोगों ने यहाँ जनजाति ने भाग लिया। मजदूर वर्ग में चाहे बम्बई हो, कलकत्ता हो, सोलापुर हो, सब जगह जो है ना मिल का मजदूर हो या किसी का मजदूर हो ना, इस मूवमेंट में भाग ले रहे हैं। और किसान तो ऑब्वियस सी बात है, कर ना देने की बात तो कहीं ना कहीं किसान ही करेंगे। तो यहाँ से आपको इस मूवमेंट में इस तरह का नेशनल लेवल पर जनभागीदारी देखने को क्या होता है, मिलता है। इसको आप लिख लीजिए, क्योंकि ये अगर इससे क्वेश्चन एग्जाम आप ऐसे ही लिखे तो आपका अच्छा नंबर मिलेगा। अब तो हो गया जन भागीदारी के बाद। देखिए अब हम कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है
कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट प्रभाव पड़ा, क्या इसकी उपलब्धियाँ रही। देखिए अगर प्रभाव पूछेगा तो आप इसको पॉजिटिव निगेटिव भी दिखा सकते हैं, ठीक ना। परिणाम अगर पूछे इसको तत्कालिक और दीर्घकालिक परिणाम बता सकते हैं। उपलब्धि भी पूछे तत्कालिक उपलब्धि और दीर्घकालिक उपलब्धि में बता सकते हैं। और इम्पोर्टेंस में भी आप यही कि तत्कालिक महत्व इसका क्या पड़ा और दीर्घकालिक महत्व क्या पड़ा, यानी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या, पॉजिटिव इंपॉर्टेंस क्या है या नेगेटिव इंपॉर्टेंस क्या, तो मैं सब बताऊंगा आपको। क्योंकि अगर मेरा क्लास लगातार आप लोग देख तो आप लोग लिखने तो कम से कम सीख ही गए कि महत्व में क्या लिखना है, परिणाम में क्या लिखना है और प्रभाव में क्या लिखना है, उपलब्धियां में क्या लिखना है। हालांकि इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए 3 जो महत्व लिखे या परिणाम या प्रभाव या उपलब्धियां लगभग यहाँ एक ही होगा, यहाँ विशेष कोई चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कैसे इसको लिखेंगे वो सीखना है आपको। यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन के घोषित लक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हम पाते हैं कि पूर्ण स्वराज की तो बात ही छोड़ दी जाए, दूर दूर तक डोमिनियन स्टेटस के लक्षण भी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मतलब जो सविनय अवज्ञा शुरू मूवमेंट हुआ, ना ही हमको पूर्ण आज़ादी मिला, ना ही हमको डोमिनियन स्टेट का क्या मिला, दर्जा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह असफल कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये पूरी तरह असफल था? बिल्कुल नहीं था। आपको इस बात को काटना है। लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह आंदोलन उपलब्धियों से रहित नहीं है या महत्व से रहित नहीं है या परिणाम से रहित नहीं है। आप कुछ भी यहाँ लाइन लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक कदम आगे ले जाने का क्या किया, काम किया। आपको यहाँ शब्दों के साथ खेलना है। देखिए मेंस में यही है, चीज़ों को आप कैसे बेहतर शब्दों के साथ घुमा फिरा के बेहतर कर सकते, ये आपको कला सीखनी पड़ेगी। और ये कला या आर्ट एक दिन में नहीं आएगी। इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, इसका नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग कीजिए। इतना अगर कीजिए तो आप जब मेंस जब लिखे तो आपका बहुत ही अच्छा मेंस जाएगा। और ऐसे शब्दों का जरूर प्रयोग कीजिए। अब देखिए, और हर एक आंसर को अलग अलग डायमेंशन में ब्रेक करके लिखिए। कई लोग हमको मैसेज करते हैं, सर आप जो आंसर लिखे हैं वो कॉपी दीजिए। यही तो मेरा आंसर का कॉपी है। क्या आपको लग रहा है कि आंसर के फॉर्मेट नहीं है? मेरा जितना भी नोट्स है सब नोट्स मेरा आंसर के फॉर्मेट में ही है। आप यही टू द कॉपी करके आइए। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ चेंज कीजिए जहाँ आपको चेंज करने बोलता हूँ। देखिए कई लोग तो यहाँ ऐसे होते हैं कि मेरी बात को सही ढंग से सुनते ही नहीं है, फालतू वहाँ जाके हमको पर्सनल मैसेज करेंगे, सर ये क्या है, सर वो क्या। भाई हम एक एक चीज़ बात आपको चाहे टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मैं सब बात एक एक मैं डिस्कस कर देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग सही से सुनते नहीं हैं। आगे वीडियो बढ़ा के देख लेते हैं, बीच में कुछ छूट जाता है। इसलिए आराम से पेशेंस, ये मेंस है और जिस तरह से मैं कंटेंट दे रहा हूँ आपको इस तरह की चीज़ कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए पेशेंस धर के अच्छे से इसको सुनिए, इसको लेक्चर सुनिए, नोट्स बनाइए, आंसर राइटिंग कीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। नहीं तो फिर तो मार्केट घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो वही यहाँ पे है। इतना लिखने के बाद हम यहाँ दिखाएंगे वही महत्व या परिणाम या क्या इसकी उपलब्धियाँ रही। देखिए अगर इसका हम तत्कालिक अगर महत्व देखें या उपलब्धियां देखें, देखिए पहला तो यही हुआ कि विदेशी कपड़ों और अन्य वस्तुओं के आयात या इंपोर्ट में काफ़ी कमी आई। क्यों? क्योंकि हम तो उसको यहाँ जला रहे थे ना, अंग्रेज उसको यहाँ ला ही नहीं रहा था। और सरकार को शराब या एक्साइज ड्यूटी या टैक्स रेवेन्यू के रूप में आय में क्या आई होगी, कमी नहीं आई होगी। शराब का बंदी बंद कर रहे थे, हम टैक्स नहीं दे रहे थे, भ्रष्ट टैक्स नहीं दे रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार की आय में क्या हुई होगी, कमी ही तो हुई होगी। देखिए ये हमारे लिए क्या है, महत्व ही तो है। हमारे लिए क्या है, महत्व ही है, क्योंकि हम उसको तंग कर रहे हैं। और स्वदेशी को क्या मिला, बढ़ावा मिलने का यहाँ पे भावना भी देखा। ये हमारे तत्कालिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे दीर्घकालिक बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इसको कैसे लिखना है। दीर्घकालिक परिणाम की चर्चा करने से पहले निम्न कथन पर गौर किया जाए जो आंदोलन के बारे में कही गई। अब देखिए, अब फिर से हम स्टेटमेंट की बात आगे। देखिए इस पूरे आपको मतलब कि इस मूवमेंट में आपको लगभग मैं 6 या 7 कथन बताऊंगा, स्टेटमेंट बताऊंगा, कोटेशन बताऊंगा बड़े बड़े विद्वान का। आप उसका बेहतर ढंग से यूज करना सीखिए। कई लोग तो कथन कहीं कहीं फालतू यूज कर रहे। देखिए स्टेटमेंट का फालतू यूज करने का मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनर को ये दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत जानता हूँ या बहुत जानते हो, देखो मैं स्टेटमेंट का बम्बारमेंट कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कथन हमेशा जो है लाइन के साथ मैच होना चाहिए, नहीं कि कुछ लिख दिए। आइए यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ। देखिए इसका अगर दीर्घकालिक अगर महत्व या परिणाम अगर आपको बताना, देखिए ये बताइए कुछ ऐसा स्टेटमेंट देके कि एक आदमी है
ब्रेल्सफोर्ड एक अंग्रेजी संवाददाता है, एक न्यूज़पेपर का, वो लिखता है यहाँ पे क्या, गांधी जी की दांडी यात्रा क्रांति का अंकुरन है, मतलब बीज है, बीज लगा दिया गया है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबालकर सम्राट को हराया जा सकता है। देखिए कितना बड़ा बात है कि गांधी जी का ये जो दांडी यात्रा है क्रांति का कहीं ना कहीं बीजारोपण है, और जो इस बात पर आधारित है कि एक केतली में समुद्र का पानी उबाल कर भी सम्राट, मतलब सम्राट कौन सा, ब्रिटिश सम्राट को जो है ना, ब्रिटिश साम्राज्य को जो है ना हराया जा सकता है। ये कौन बोल रहे हैं, ब्रेल्सफोर्ड एक अंग्रेजी संवाददाता बोल रहे हैं, ठीक ना। तो ये कहीं ना कहीं क्या ये इसके इम्पोर्टेंस को नहीं दिखा रहा है, क्या इसके उपलब्धि को नहीं दिखा रहा है इस मूवमेंट को। तो आप ऐसे कथन के साथ उसको पुष्ट कीजिए ना, नंबर तो मिलना ही मिलना है। आगे देखिए एक और यहाँ गांधी जी एक ना लॉर्ड इरविन ने एक बार क्या, लॉर्ड इरविन ने क्या बोला था कि भारत एक विशाल कारागिरी है, मतलब पूरा भारत एक जेल ही है, जब मन तब हम यहाँ के लोगों को जेल में बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं इस मूवमेंट में या इसके बाद में, भारत एक विशाल कारागिरी है, मैं इस अवधारणा को स्वीकार करता हूँ। महात्मा गांधी किसको बोलते हैं, लॉर्ड इरविन को जवाब दे कहते हैं, क्योंकि इस मूवमेंट में इतना लोगों ने भागीदारी किया कि अंग्रेज़ों को जेल कम पड़ गया। तो वही यहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि भारत एक विशाल कारागिरी है, मैं इस कॉन्सेप्ट को अस्वीकार करता हूँ, ठीक नहीं ध्यान। और एक और कथन आपको जो सबसे फेमस कथन है कि गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्वा से पेरिस की ओर किया गया क्या था, अभियान के समान था। आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। नेपोलियन कैसे सम्राट बना, कैसे पूरे फ्रांस को वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश करता है, उससे पहले वो एल्वा से पेरिस की यात्रा करते हैं। तो यहीं पे गांधी जी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं कि ये जो दांडी यात्रा है ये नेपोलियन की एल्वा से लेकर पेरिस की ओर किए गए अभियान कहीं क्या थी, समान थी। तो कहीं ना कहीं अब देखिए मैं आपको 1 2 3 स्टेटमेंट बता दिया, अब तीनों स्टेटमेंट एक ही जगह यूज नहीं करना, कोई एक जो सबसे आपको बेस्ट लगे और जो अच्छा लगे उसी का यूज कीजिए। ये नहीं कि जब आंसर राइटिंग करें तीनों यूज कर दें, ऐसा बिल्कुल ना करें। आगे देखिए अगर इसको और महत्व या इम्पोर्टेंस अगर लिखना देखें क्या लिख सकते हैं आप, इस आंदोलन के जरिए गांधी जी ने नमक जैसे अति साधारण मुद्दे को उठाकर राष्ट्रीय आंदोलन को व्यापक जन आंदोलन का रूप दे दिया। मतलब देखिए इसका इम्पोर्टेंस देखिए, ऐसा दुनिया में आपको विरले ही एग्जाम्पल मिलता होगा जहाँ की नमक ऐसे छोटे से मुद्दे पर इतना बड़ा नेशनल मूवमेंट खड़ा हो जाए। तो अभी तक गांधी जी को समझना बहुत मुश्किल है, समझने के लिए उनके हर एक स्टेप गतिविधियों को आपको समझना पड़ेगा। नमक ऐसे मुद्दे पर मतलब कि मूवमेंट शुरू करना समझिए कि सबके लिए उस समय आश्चर्यजनक बात था, भाई ये कैसे हो सकता है, ठीक ना। अगला यहाँ पे लिख सकते हैं आप महत्व या इंपॉर्टेंस में कि गोलमेज सम्मेलन वार्ता के दौरान भारतीयों को बराबरी का क्या मिला, दर्जा मिला। देखिए अभी तक अंग्रेज और भारतीयों आपस में बैठ कर कभी मीटिंग नहीं करते थे, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन ही था कि जिसमें लॉर्ड इरविन या वहाँ के प्रधानमंत्री जो मैकडोनाल्ड थे उसको मजबूर होना पड़ा कि भारतीयों को ही बुलाया जाए ताकि आपस में मिलकर हम क्या करें, बातचीत करें। और एक ही टेबल पे, राउंड टेबल मीटिंग, एक ही टेबल पे वो आमने सामने बैठ के हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी क्या थी, उपलब्धि थी। उसके बाद अधिकांश भारतीय इस बात से ही प्रसन्न या खुश थे कि उपनिवेशी सरकार ने उनके आंदोलन को महत्व दिया, उनके नेतृत्वकर्ताओं को बराबरी का दर्जा दिया, उनके साथ समझौते पर दस्तखत भी किए। मतलब कि हमारे देश के जो जितने भी कार्यकर्ता या जो आंदोलन में भाग लिए थे वो यही मतलब खुश थे देख के कि यार मतलब गांधी जी को वहाँ बुलाया जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है, वहाँ बैठ के वहाँ के पीएम, वहाँ के और भी लोग जो बैठ के गांधी जी से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। मतलब ये इसी मूवमेंट का कहीं ना कहीं क्या था, आपका महत्व में लिख सकते हैं। अगला देखिए, इस आंदोलन का महत्व इस बात में भी है कि यह आंदोलन गांधी की अहिंसात्मक विचारधारा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है, जहां गांधी की अहिंसा का प्रयोग व्यवहारिक रूप लेता है, क्योंकि जहां चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी ने हिंसा का आधार बनाकर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, वहीं चटगांव, पेशावर, सोलापुर में हिंसा के बावजूद उन्होंने सविनय अवज्ञा को जारी ही रखा। मतलब कि गांधी जी, देखिए गांधी जी का राष्ट्र आंदोलन का जो रणनीति है वो कांस्टेंट नहीं है, वो स्थिर नहीं है, वो जो है ना हमेशा डायनेमिक है। गांधी जी समय और परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाते हैं, चीज़ों को बनाते। देखिए
फरवरी 1922 को जब चोरी चोरी हत्याकांड हुआ तो गांधी जी ने जो 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे उनके आधार पर ही वो गुजरात में बैठे हुए थे और असहयोग आंदोलन को अचानक से वापस ले लिए क्योंकि हिंसा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए मतलब एक प्रस्थान बिंदु है, एक टर्निंग पॉइंट है। गांधी जी जहाँ पहले हिंसा के नाम पे मूवमेंट को वापस ले लेते थे, यहाँ पे गांधी थोड़ा व्यवहारिक हो गए। गांधी को लगा नहीं, अगर आंदोलन में थोड़ा बहुत तो हिंसा होता ही रहता है, अगर हम हर एक हिंसा के आधार पर हम पूरे मूवमेंट को वापस लेंगे तो ऐसा कोई मूवमेंट तो चल ही नहीं पाएगा। तो गांधी अब व्यवहारिक हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बम्बई में, पेशावर में, चटगांव में जो भी हिंसा होती है पुलिस और आम जनता के बीच में, गांधी जी इस आधार पर इस मूवमेंट को वापस नहीं लेते। गांधी जी के रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव आता है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि गांधी एक कैसे जन नेता थे, हालांकि बीपीएससी क्वेश्चन मेंस में पूछ चुका, हम उसका आंसर अच्छे से आपको बताएंगे। लेकिन देखिए समझिए गांधी जी को, आप ये सब देखिए क्वेश्चन मेंस में कितना भी टफ है, अगर इस माइक्रो लेवल पे पढ़ने के बाद इतना तो गारंटी कि आप मेंस में कुछ ना कुछ अच्छा लिख के आइएगा, अच्छा नहीं नंबर अच्छा मिलेगा। चलिए अब ये तो हो गया आपका इसका इम्पोर्टेंस। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि गांधी जी ने आंदोलन वापस ही क्यों लिया। देखिए गांधी जी कोई भी अगर मूवमेंट, चाहे असहयोग या सविनय हो, कोई भी मूवमेंट वापस लेने के उनके पीछे 2-3 कारण होता है बस। देखिए पहला वही, देखिए मैं कैसे लिखा हूँ, किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए नेतृत्व के प्रति सहयोगियों की आस्था एवं नेतृत्व के लिए सहयोगियों की मन स्थिति की समझ क्या है आवश्यक। मतलब देखिए गांधी जी नेता हैं तो नेता का क्या कर्तव्य है कि अपने कार्यकर्ताओं को भी समझे, वही ना। और नेतृत्व के लिए भी वही है कि किसी भी मूवमेंट की सफलता इस बात पे डिपेंड करता है कि नेतृत्व के प्रति सहयोगी क्या सोचता है। जैसे कि गांधी जी तो अकेले थे नहीं, गांधी जी के और भी कई सहयोगी थे, तो वो क्या सहयोगी गांधी जी के नेतृत्व के बारे में क्या सोचते हैं, और नेतृत्व जो लीडरशिप जो गांधी जी हैं वो अपने सहयोगियों और जनता के लिए क्या सोचते हैं। तभी कोई भी दुनिया का आंदोलन क्या हो सकता है, चल सकता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही दोनों में क्या है जरूरी। अगर गांधी जी सिर्फ अपनी ही करते तो मूवमेंट सफल नहीं होता। वही हमें लिखे हैं यहाँ पे, कुशल जननेता होने के कारण गांधी जी को जनता की नब्ज की समझ थी, तो जनता क्या सोच रही है, क्या चाह रही है, और वे कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्हें पता था कि किसी भी जन आंदोलन में लंबे समय तक जनता की ऊर्जा को बनाए रखना क्या है मुश्किल है। मतलब उनको पता था कि लगातार अगर 2-3 साल अगर मूवमेंट चलेगा तो जनता एनर्जेटिक जो जनता की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और जो जनता का उत्साह ही खत्म हो जाएगा तो मूवमेंट सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका मानना था इससे पहले कि जन आंदोलन लंबा खींचे और जनता की ऊर्जा में कमी आंदोलन की असफलता निहत करे, नेतृत्व को चाहिए कि वह किसी सम्मानजनक समझौते पर क्या हो सके, पहुंच सके। मत कहने मतलब ये है, देखिए आपको पता है कि 6 अप्रैल 1930 को जो है ना मूवमेंट ये शुरू हो गया, कौन सा आपका सविनय अवज्ञा। लेकिन गांधी जी 5 मार्च 1931 मतलब 1 साल आते आते गांधी इरविन समझौता कर लेते हैं। गांधी मतलब यहाँ करने वही कि गांधी जी ये सोचते थे कि जनता में उत्साह की कमी हो गई है, इसलिए जनता आंदोलन से बाहर हो जाए, इससे पहले हम क्यों ने कुछ समझौतावादी रुख अख्तियार कर लें। तो वही यहाँ कहने का मतलब वही है। और एक उन्होंने समझौता भी कर लिया गांधी इरविन। आगे एक ये भी लिख सकते हैं कि इसके अतिरिक्त जनता में त्याग और बलिदान की एक सीमा होती। देखिए आखिर कब तक जनता सड़कों पर रहेगी। गांधी जी बात भली भांति समझते थे, भारत जैसे गरीब देशों के लिए जनता को हमेशा मूवमेंट करना संभव नहीं है। जब किसान मूवमेंट आप देखे होंगे तो बीच में जब ऐसा हुआ था कुछ किसान गांव घर चले गए थे, क्यों, उनको भी लगा था कि कब तक हम धरना पर बैठे रहेंगे। हालांकि वो मूवमेंट सफल हुआ बाद में, क्योंकि वो हमेशा किसान आंदोलन अहिंसा के आधारित पर था, इसलिए वो सफल हो गया। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस उसमें हमेशा रहा था। तो वहीं पे यहाँ पे है कि किसी भी मूवमेंट में जो देश की जनता होती है उनका बलिदान देने का एक लिमिट होता है। और तीसरा बात लिख सकते हैं, आंदोलन लंबा खींचने से क्या हो गया था, जो व्यवसाय था, जो काम धंधे, वो भी हमारे देश में क्या हो गया था, बंद होने वाला था। इसलिए गांधी को लगा नहीं, अब ये मूवमेंट को वापस ले लिया जाए और जो है कुछ ना कुछ और किया जाए। तो ये अगर जहाँ पूछ दे कभी टेल में, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूरा लॉन्ग में नहीं पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा। कुछ पूछेगा क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों पर चर्चा करते हुए इसके स्वरूप की व्याख्या करें या इसके परिणाम की व्याख्या करें। और एक क्या जोड़ देगा, गांधी जी ने यह आंदोलन क्यों वापस लिया। आपको 3-4 लाइन में से लिख के छोड़ देना है।
अब अगला इसमें है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्वरूप या नेचर क्या था, इसका प्रकृति क्या था, इसका विशेषता क्या था, इसका गुण क्या था, सब एक ही बात है। हम जितना भी चाहे विद्रोह, संथाल, बिरसा कुछ भी पढ़ाएं या 1850 में क्रांति पढ़ाएं, कोई भी अगर टॉपिक हम पढ़ाएं, सब में आपको स्वरूप बताएं। स्वरूप क्यों बताएं? आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा मेंस का, तो देखिएगा बीपीएससी हर एक बार किसी न किसी आंदोलन का, किसी न किसी विद्रोह का एक स्वरूप या नेचर पूछता ही पूछता है। इसलिए मैं हर एक टॉपिक में आपको अलग से नेचर या स्वरूप बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से क्या पढ़ें, लिख पाएँ। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को अक्सर विद्यार्थी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है इसमें लिखना क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिखे आइएगा। देखिए स्वरूप, जैसा कि मैं असहयोग में भी बताया था कि देखिए असहयोग या सविनय का देखिए स्वरूप लगभग सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंट आप लिख सकते हैं। देखिए इसमें पहला आप यही लिखिए कि यह संगठित था। ऑब्वियस सी बात है, कांग्रेस ऐसा पार्टी था, संगठित था पहला। दूसरा, ये राष्ट्रीय स्तर का विद्रोह था। क्या इसका फैलाव पूरे देश में नहीं हुआ? आप एग्जाम्पल तमिलनाडु, असम, बंगाल, सब जगह मूवमेंट, नमक सत्याग्रह हर जगह हुआ, ठीक ना। आगे देखिए इनके एक नेतृत्व करता है कौन? गांधी जी। हालांकि हर एक राज्यों में भी कांग्रेस के द्वितीय स्तर के नेता थे, लेकिन सर्वा कहीं ना कहीं गांधी जी ही थे, ये लिख सकते हैं। दूसरा, इस मूवमेंट में गांधी जी ने कहा था सत्य और अहिंसा। सत्य अहिंसा इसकी सबसे बड़ी क्या है? प्रकृति या नेचर रही है गांधी जी के मूवमेंट के। और यहाँ बहिष्कार के भी कार्यक्रम आपको बता दिया पहले, और रचनात्मक भी कार्य चल रहा था। और यह एक जन आंदोलन था। क्या महिला, क्या छात्र, क्या किसान, क्या आदिवासी, क्या व्यवसायी, क्या सब ने क्या लिया? यहाँ भाग लिया। और ये कहीं ना कहीं जन आंदोलन था, मास मूवमेंट था। और इसका स्वरूप में क्या था? हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आप इसी बात को ना डिटेल में ना, जितना सब बात आपको पता ही है, इसी को 2-3 लाइन सब में लिख देना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेचर का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से नेशनल लेवल पे जो मैं आपको भी सविनय अवज्ञा पढ़ा रहा हूँ, देखिए इससे क्वेश्चन बिहार स्पेशल जब भी पूछे तो आप फिर बिहार जोड़ देना। अगर पूछेगा कि बिहार में इस आंदोलन का क्या स्वरूप था, तो सब कुछ यही रहेगा। अगर पूछेगा अलग से, पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में इसका क्या नेचर, क्या स्वरूप था, बात तो सब यही रहेगा। सिर्फ आपको बिहार का बात जोड़ देना है कि संगठित था। अभी मैं बिहार जब बताऊंगा तो उसमें आप बिहार को जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। तो कुछ भी पूछे तो आप इसको बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए स्पेशली हम बिहार में कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन चला है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा था कि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिहार की जन भागीदारी का वर्णन करें। तो हालांकि मैं डिटेल में काफ़ी अच्छे से टू द पॉइंट बताऊँगा, इसको अच्छे से सुनिएगा और ये एग्जाम में इस पर आने का ज़्यादा चांस है। चलिए सबसे पहला वही भूमिका। इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम? इंट्रोडक्शन में सिंपल हम ये लिख देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से लेकर 34 भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति था, तथा इस आंदोलन में बिहार वासियों का योगदान बहिष्कार से लेकर रचनात्मक कार्यों तक स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। हालांकि आप अगर इससे बेहतर भी अगर इंट्रो लिख सकते लिखिए, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम इतना भी लिखने का कोशिश कीजिए, लेकिन थोड़ा सा कुछ को चेंज कीजिए। हालांकि आप लोग जितना भी आंसर लिखते हैं सब में एक ही, सब लोग मेरा ही भूमिका लिख देते हैं। थोड़ा सा कुछ सोचिए और क्या हो सकता है, 1-2 और बुक्स पढ़िए, आपको कई सारे भूमिका क्या हो जाए देखने को मिल जाएगा। अब देखिए जब भी कभी बिहार के बारे में सविनय अवज्ञा पूछेगा तो आप सिंपल ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा आपको कारण या पृष्ठभूमि तो दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब बीपीएससी ऐसे एग्जाम में आपको थोड़ा सा कारण या पृष्ठभूमि फ्लो चार्ट में, इन्हें कि पूरा का पूरा हम एक पेज में लिख दे, ऐसा नहीं। अगर क्वेश्चन ये पूछेगा बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन भागीदारी को बताइए, तो वहाँ ऑब्वियसली तो स्पेशली वो कारण नहीं पूछ रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी हम बहुत ही छोटे में इस तरह से फ्लो चार्ट बना के कारण को लिख देंगे। कई लोग क्या करते हैं, एक पेज में पूरा कारण लिख देते हैं, जबकि वहाँ के कारण का डिमांड ही नहीं होता। देखिए हमेशा ध्यान रखें, क्वेश्चन अच्छा आंसर वही होता है जो कि प्रश्न के अकॉर्डिंग लिखा गया हो। प्रश्न कुछ और पूछ रहा, आप कुछ और लिखने से नंबर आपको नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ऐसे आंसर में आप थोड़ा सा ऐसे कारण या पृष्ठभूमि दिखा के दीर्घकालिक कारण और तत्कालिक कारण आप दिखा सकते हैं। और आपको मैं पहले ही जब नेशनल लेवल का जब पढ़ा तो वहाँ पर आपको बता दें दीर्घकालिक में क्या था, 7 में का असफल होना, नेहरू रिपोर्ट का असफल होना, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग होना, 1929 की वैश्विक मंदी, हाँ इसमें एक आर्थिक मंदी भी आया था 1930-31 में, वो भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन का क्या था, कारण था। तत्कालीन वही गांधी जी की 11 सूत्रीय मांगों को सिरे से लॉर्ड इरविन ने क्या कर दिया, खारिज का। ऐसे मतलब देखिए कितना मुश्किल से हम इतना ही जगह लिए हैं और एग्जामिनर कोई बात समझ में भी आ गया कि नहीं इस बंदे को आता भी इतना बात, ऐसे निकल सकते हैं। आगे क्या लिखे यहाँ पे, और देखिए एक हमें कथन फिर से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। गांधी जी इसी समय मतलब मार्च 1930 में एक लाइन बोलते हैं
कि ब्रिटिश शासन को स्वीकार करना मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रति पाप करना है। कितना मतलब कि बड़ा लाइन गांधी जी का है। मतलब ब्रिटिश इतना खतरनाक हमारे देश के लिए है। गांधी जी क्या बोलते हैं, फिर सुनिए। ब्रिटिश शासन को स्वीकार करना मतलब इनको एक्सेप्ट करना, मनुष्य, पूरे मनुष्य और ईश्वर दोनों के प्रति पाप करना है। मतलब इतना मतलब खतरनाक स्टेटमेंट गांधी जी का है। किनके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीति बता रहा है, कितना उनकी नीति शोषण वाली थी। तो आगे यहाँ पे देखिए, तो ये आप यहाँ पे कारण पृष्ठभूमि दिखाने के बाद क्या करेंगे, अब सीधे आ जाएंगे कि बिहार में जो है ना, यहाँ पे वही यहाँ आ जाएंगे कि गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ते ही बिहार में भी इस आंदोलन को लेकर गतिविधियाँ बढ़ गई। इसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। तो अब देखिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ ऐसे ही फ्लोचार्ट। पहले बिहार में जितना जन भागीदारी रहा है, कांग्रेस के नेताओं का, राष्ट्रवादी नेताओं की, महिलाओं की, युवा छात्र छात्राओं की, किसान मजदूर की, मुस्लिम समुदाय की, आदिवासी की, वकील, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसाय, सबको आप ऐसे ही फ्लो चार्ट में, रिक्वेस्ट आपसे, ऐसा फ्लो चार्ट जब बनाएंगे तो जो कॉपी चेक करेगा तो वो ऐसा समझ लगा नहीं इसका सब कुछ क्लियर है। तो आप यहाँ पे बिहार में जनता की कौन कौन सी यही क्वेश्चन पूछा था 45वीं 45 बीपीएससी में क्वेश्चन सेम टू सेम यही था। बिहार में जन भागीदारी को दिखाइए सविनय अवज्ञा में। मैं आपको बता दिया हूँ, कांग्रेस नेता या राष्ट्रवादी नेताओं की क्या भागीदारी रही दिखाइए, महिलाओं की दिखाइए, युवा छात्र की दिखाइए, किसान मजदूर को दिखाइए, मुस्लिम समुदाय को दिखाइए, आदिवासी को दिखाइए, वकील, शिक्षक, पत्रकार, व्यवसायी वर्ग को आप क्या कीजिए, दिखाइए। आगे देखिए क्या लिखिए, फ्लो चार्ट ही मत बनाइए, कुछ कुछ लाइनें में लिखिए। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ फ्लो चार्ट बना के काम निकाल देते, नहीं, कुछ ना कुछ एक दो बीच में लाइन भी लिखना चाहिए। देखिए मैं यहाँ क्या लाइन लिखा हूँ, उपरोक्त सभी वर्गों ने, मतलब उपरोक्त सभी वर्गों ने निम्नलिखित परिस्थितियों में निम्न गतिविधियों में हिस्सा लिया तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन का व्यापकता प्रदान की, मतलब इसको और व्यापक बनाया है। देखिए मैं लिंक जोड़ना है आपको, इस फ्लो चार्ट का लिंक इस फ्लो चार्ट से जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक लाइन का हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, तभी तो एग्जामिनर समझेगा। नहीं, क्योंकि कई लोगों को, एग्जामिनर को कभी क्या होता है कि आप क्या फ्लो चार्ट बनाए समझ में ही नहीं आता है। तो फ्लो चार्ट को समझाने के लिए आप एक दो लाइन ऐसे लिंकेज करके लिखेंगे और बेहतर होगा। चलिए अब देखिए क्या क्या गतिविधि यहाँ बिहार के लोगों को द्वारा किया गया। देखिए ऐसा फ्लो चार्ट, देखिए बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, इस मेहनत को आप समझिए, आप भी मेहनत कीजिए, ठीक ना। चलिए देखिए गतिविधि क्या है, हमारे बिहार के लोगों ने पहले क्या किया, झंडा फहराया जहाँ जहाँ भी मन हुआ, ठीक ना। फिर दूसरा क्या किए, बिहार वासियों ने क्या किए, विधान परिषद से त्यागपत्र दिए थे यहाँ के लोगों ने। तीसरा कार्यक्रम क्या हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ कई जगह, ठीक ना, बताऊंगा अभी। फिर क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, वही बात, शराबबंदी अभियान चला, चौकीदारी कर ना देने का चला, शैक्षणिक हड़ताल हुआ, न्यायालय का बहिष्कार हुआ, ये गतिविधियाँ रहा। अब देखिए सबसे पहला लिखते हैं झंडोत्तोलन कहाँ कहाँ हुआ। देखिए तो इधर मैं लिखा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हूँ मैं कि लाहौर प्रस्ताव के अनुरूप बिहार में जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर 26 जनवरी 1930 को न केवल स्वाधीनता दिवस मनाया गया, वरन प्रस्तावों के निर्देशों के अनुरूप बिहार के राष्ट्रवादियों ने भी केंद्रीय प्रांतीय विधानमंडल की सदस्यता से क्या दे दिया, त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने में कौन कौन थे, शाह मोहम्मद जुबैर थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, दीप नारायण सिंह थे, अब्दुल बारी आदि, ये लोग जो है ना इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। यहाँ झंडा का काम हो गया और यहाँ विधान परिषद से इस्तीफा, दोनों बातें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए तो अब देखिए अगला गतिविधि क्या था, नमक सत्याग्रह। अब चूँकि गांधी जी ये मूवमेंट नमक कानून तोड़ने के साथ ही किए थे और पूरे देश में नमक कानून तोड़ने का गांधी जी आग्रह भी किए थे। अब देखिए बिहार में चूँकि तो समुद्र है नहीं, यहाँ पे समुद्र तो है नहीं, तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, नमकीन मिट्टी, मतलब नमक को पानी में घोल दिया या तो नमकीन मिट्टी तैयार करके उसी को गर्म करके नमक बना लिया। मतलब एक सिंबॉलिक प्रदर्शन है ये, ठीक ना। यहाँ देखिए बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 15 अप्रैल 1930 को चंपारण व सारण जिले में हुआ। कहाँ हुआ पहले, 15, देखिए लिंक जोड़िए, 6 अप्रैल को गांधी जी किए और बिहार में हुआ 9 दिन के बाद। कहाँ, 15 अप्रैल 1930 को कहाँ हो रहा है, चंपारण और सारण जिले में। अब देखिए चंपारण में कौन थे, विपिन बिहारी वर्मा थे, पटना में कौन थे, जगत नारायण लाल थे,
दरभंगा में कौन थे? सत्यनारायण थे। मुंगेर में कौन थे? श्री कृष्ण थे। और शाहाबाद में कौन थे? हरिहर सिंह थे। अगर क्वेश्चन पीटी में अगर यही आपको मैचिंग करने पूछ दे, या पूछेगा चंपारण में सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह में कौन हिस्सा लिए चंपारण जिले में, आप तो फंस जाइएगा। इसलिए देखिए ये क्लास जो खास गांधीयन युग जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पीटी मेंस दोनों में हेल्प देगा। इसलिए क्लास को सुनिए, आपको पीटी भी तैयार हो जा रहा है, मेंस तो हो ही रहा है। और इन लोगों ने इन जगहों पर जो है क्या किया? नेतृत्व प्रदान किया। अब इसमें देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है पटना नमक सत्याग्रह। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। बिहार में नमक सत्याग्रह में पटना सत्याग्रह महत्वपूर्ण है, जो 16 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल लगातार 5-6 दिन तक अंबिका कांत सिन्हा के नेतृत्व में नखास पिंड नामक जगह पर हुआ। समुद्र के खारे जल के अभाव के कारण बिहार में सत्याग्रहियों ने नमकीन मिट्टी से ही क्या कर दिया? नमक बना दिया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा। पटना के नखास पिंड में कौन थे? अंबिका कांत सिन्हा थे, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहिष्कार क्या क्या होता है। गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी 9 मई को। गिरफ्तारी के बाद बिहार कांग्रेस कमेटी ने धरना व बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया। देखिए अब धरना बहिष्कार में क्या क्या हो रहा है, बहिष्कार का क्या क्या स्वरूप था बिहार में। विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, खासकर चीनी और कपड़ा का। अदालत का बहिष्कार करना है। शराब का दुकान का बहिष्कार करना है। महिलाएं खास करके शराब की दुकान के आगे क्या देती थी? धरना देती थी। यहाँ पे एक लेखक का नाम है छविनाथ पांडे ने अपनी पुस्तक बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति में लिखा। एक किताब का नाम है बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति। किसने लिखा है? छविनाथ पांडे ने लिखा है। और कहा है विदेशी कपड़ों का सफल बहिष्कार जितना बिहार में हुआ उतना किसी भी प्रांत या राज्यों में नहीं हुआ। ये उस समय का स्टेटमेंट है, तो आप इसको इस एग्जाम में भी लिख सकते हैं। अगला देखिए महिलाओं का क्या योगदान रहा। विशेष रूप से पटना में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को सफल बनाने का श्रेय बिहार की राष्ट्रवादी महिलाओं को जाता है। ऐसे से बात लिखिएगा, अच्छा लगेगा। श्रीमती हसन इमाम, विंध्यवासिनी देवी आदि के नेतृत्व में महिलाओं ने नगर की सड़कों पर, मतलब पटना की सड़कों पर जुलूस निकालकर विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को क्या किया? प्रचारित किया। शराब की दुकान पर धरना दी महिलाएं। इस समय राष्ट्रवादी महिलाओं की सक्रियता के कारण ही सरकार को महिला पुलिस की बहाली भी करनी, मतलब कि चूँकि इतना महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है कि पुलिस, चूँकि मेल पुलिस तो महिला को टच नहीं कर सकता है, इसलिए फीमेल पुलिस का बहाली करना पड़ा सरकार को। देखिए कितना महिलाएं भाग ले रही है। आप इसे बात लिखिए एग्जाम में लिखा, राष्ट्रवादी महिलाओं की सक्रियता के कारण ही सरकार को महिला पुलिस की बहाली करनी पड़ी। और हजारीबाग में एक थी सरस्वती देवी, और साधना देवी को भी पुलिस ने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। एक बार पीटी में क्वेश्चन पूछा है कि हजारीबाग में कौन महिला फेमस थी? सरस्वती देवी। उसके बाद एक सत्याग्रह और होता है, उसका नाम है बिहपुर सत्याग्रह। क्या नाम है? बिहपुर। ये भागलपुर में एक प्रखंड या ब्लॉक है बिहपुर, ठीक ना। वहाँ एक सदाकत आश्रम था, ठीक ना, वहाँ लोकल लेवल पे सदाकत आश्रम अभी भी है वहाँ पे, ठीक ना। तो बिहपुर के सदाकत आश्रम पर पुलिस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन जो कांग्रेस के जो नेता थे वो खुद का कब्जा करना चाहते थे। तो बिहार में के सदाकत आश्रम पर, बिहपुर के सदाकत आश्रम पर पुलिस के कब्जे और कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ मारपीट की घटना हुई। और इस घटनाक्रम में यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी गए थे। इसको बिहपुर सत्याग्रह के नाम से यहाँ, मतलब सदाकत आश्रम पर कब्जा करने के लिए सिपाही और भारतीय लोगों में क्या हुआ? मुठभेड़ हुआ। बस ये ध्यान रखिएगा। एक है नंगा हड़ताल। देखिए ये क्या हुआ था, छपरा जेल में वहाँ के कैदियों ने कहा कि हमको स्वदेशी वस्तु का कपड़ा चाहिए। स्वदेशी वस्तु या चरखा का बना हुआ कपड़ा दोगे तभी हम पहनेंगे। अंग्रेजों ने कहा नहीं, तुमको हम नहीं देंगे। वहाँ के जेलर ने कहा कि नहीं, तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ के कैदी जो है राम विनोद सिंह के नेतृत्व में छपरा जेल के सत्याग्रह विदेशी कपड़ों की मांग की। नहीं देने पे ये लोग नंगा रहना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। इनको नंगा हड़ताल कहा गया। और ये पीटी में क्वेश्चन पूछ चुका है, नंगा हड़ताल किस आंदोलन से संबंधित है? और सहयोग, सविनय, भारत छोड़, क्या होगा इसका आंसर? सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट होगा। देखिए पीटी का भी तैयारी मैं करवा रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट चलिए, चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन। ये बहुत ही फेमस था। हालांकि चौकीदारी, देखिए चौकीदारी कर सिंपल सा क्या होता था कि जैसे मान लो कोई गांव है, ठीक ना, तो गांव में उसमें एक चौकीदार होते थे। चौकीदार गांव की रखवाली करता था, तो चौकीदार को सैलरी जो मिलता था, चौकीदारी जो करता था, उसके बदले गांव के लोगों को चौकीदारी टैक्स देना पड़ता था, जबकि किसान या गांव के लोग देना चाहते नहीं थे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इस समय बिहार में चौकीदारी नहीं देंगे टैक्स, काफ़ी बड़े लेवल पर चला, खासकर कहाँ
चंपारण, सारण, पटना, पूर्णिया, मुंगेर आदि जगहों पर किसानों ने चौकीदारी कर देने से बिल्कुल क्या कर दिया, मना कर दिया। ये भी एग्जाम में पूछ चुका है एक बार, 63rd या 64th में पूछा था क्वेश्चन की सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार क्यों प्रसिद्ध था, इस आंदोलन में बिहार में क्या मतलब अलग हुआ, यहाँ पे चौकीदारी कर नहीं देने का चीज़ अलग हुआ, और इंडिया में और कहीं इस तरह का आंदोलन नहीं रहा था इस मूवमेंट में। अगला है जेल में बंद। अब देखिए क्या हुआ, जब ये मूवमेंट इतना तगड़ा चला पूरे बिहार में, तो अब सरकार भी जो है प्रतिक्रिया स्वरूप क्या किया कि कई लोगों को जेल में बंद कर दिया, और जेल क्या, वही हजारीबाग जेल। 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध घोषित करते हुए इसके प्रमुख नेता को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। यहीं पे राम वृक्ष बेनीपुरी एक किताब लिखते हैं, नाम था कैदी नामक पुस्तक रचना यहीं किए थे, और सब लोग को लगभग हजारीबाग जेल में ही यहाँ पे नहीं लोग क्या करता था, बंद करता था, ये ध्यान रखिएगा। अगला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट घटना है दो, एक तो उसमें बेगूसराय गोलीकांड है। कौन सा गोलीकांड है, बेगूसराय। देखिए यहाँ क्या होता है, 26 जनवरी 1931 को स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकला। डीएसपी वसीर अहमद ने इन लोगों पर जो है ना गोली चलाने का क्या दे दिया, आदेश दिया, तथा यहाँ पे 6 लोगों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब ये देखिए घटनाक्रम कब का है, 26 जनवरी 1931 को। अब 2 महीने के बाद लगभग या 1 महीने के बाद समझिए कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन क्या हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। गांधी जी कहाँ चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे। तब तक सविनय अवज्ञा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन गांधी जी खाली हाथ लौटे और पुनः यह आंदोलन शुरू हो गया, कब, दिसंबर 1931 में। अब यहाँ देखिए बिहार में यहाँ क्या हो, इस समय क्या हुआ, तारापुर गोलीकांड हुआ, जहाँ अभी शहीद दिवस मनाने का जो घोषणा मुख्यमंत्री जी किए हैं, यही तारापुर गोलीकांड है। पीटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि तारापुर गोलीकांड किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। 15 फरवरी 1932 को दोपहर सैकड़ों देशभक्त मुंगेर के तारापुर थाने पर झंडा लहराने निकले। कलेक्टर ओली, एसपी का नाम था डब्लू फ्लैग ने गोली चलाने का आदेश दिया। लगभग 50 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बिहार का इसे जालियांवाला हत्याकांड भी कहा जाता है। पीटी में दोनों को पूछ सकता है। तारापुर गोलीकांड कब हुआ, 15 फरवरी 1932 को। अभी नीतीश कुमार शायद उस दिन वहाँ गए थे, तो देख लीजिएगा, करंट का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। अगला इसमें देखिए मुस्लिम समुदाय की भागीदारी इसमें काफ़ी अधिक रही, राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा भागीदारी रही, क्योंकि देखिए इसमें जिन्ना जी अपना राग अलापा, जिन्ना जी, ठीक ना, जिन्ना अलग अपना राग अलापा, हमको अलग, मुस्लिम को अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक ना। तो मुस्लिम समुदाय पूरे नेशनल लेवल पर देखा जाए तो उतना अधिक भागीदारी नहीं किया जितना कि बिहार के मुस्लिम समुदाय ने इस आंदोलन में क्या लिए थे, भाग लिए थे। वही लिखा हूँ मैं, हफर अली इमाम, मजरूल हक, अब्दुल बारी, मोहम्मद जुबैर, इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के क्या लिया था, हिस्सा लिया था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं अलग से कोशिश किया हूँ आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताने का कि देखिए अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को भारत बनाम बिहार देखेंगे, मतलब कि भारत में क्या रहा और बिहार में क्या रहा, मतलब बिहार, और क्वेश्चन ये पूछ जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार में क्या अद्वितीय था, बिहार में क्या यूनिक था, या बिहार में क्या विशेषता रही यहाँ की। देखिए मैं यहाँ पे कंपेयर करके आपको बताने का कोशिश किया, उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए पहला देखिए क्या संदर्भ है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और बिहार में देखिए अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग की भागीदारी की हम बात करते हैं इस आंदोलन में पूरे देश के लेवल पर, तो असहयोग आंदोलन की तुलना में अपेक्षाकृत कम ही भागीदारी रही, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और ये लोग नेतृत्व प्रदान भी किए। उसके बाद मुसलमानों की भागीदारी अपेक्षाकृत इसमें नेशनल लेवल पर कम हुआ और सहयोग की तुलना में, लेकिन बिहार में अपेक्षाकृत बहुत ही अधिक हुआ, खास करके मुस्लिम लोगों का। चौकीदारी कर आंदोलन, गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे इसलिए पूरे देश में लागू नहीं हुआ, लेकिन बिहार में गांधी जी की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी ये चौकीदारी कर नहीं देंगे, ये मूवमेंट, यहाँ देख चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन, ध्यान रखिएगा। और बहिष्कार का जहाँ तक बात है उतना अधिक प्रभावी पूरे देश में नहीं रहा था जितना कि बिहार में इसमें रहा था। खास करके महिलाओं की जो है ना
काफ़ी अधिक भागीदारी बहिष्कार को लेकर था। आपको भी बताया कई सारी महिलाओं ने जो है ना, विंध्यवासिनी देवी हो गया, सरस्वती देवी हो, इन्होंने महिलाओं ने काफ़ी योगदान दिया था, खासकर कपड़ों के बहिष्कार में, शराबबंदी में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। ठीक है ना, ये हो गया आपका। तो कंपेयर आप ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखिए अंतिम में आपको निष्कर्ष अगर बिहार का लिखना हो तो यही लिख सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बिहार जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक केंद्र बिंदु के रूप में रहा तथा यहाँ की जनभागीदारी व गतिविधियाँ के कारण ब्रिटिश सत्ता के सामने संकट खड़ा कर दिया। इसी आंदोलन के फलस्वरूप 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी और आगे चलकर भारत 1945 में क्या हुआ, आज़ाद भी हो गया। ऐसे लिंक करके आप जो है ना चीज़ों को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश के लेवल पर, पूरे बिहार के लेवल पे हो गया। कैसे कैसे गतिविधियाँ आगे बढ़ा, मैंने एक एक पॉइंट जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यूपीएससी दीजिए, बीपीएससी दीजिए, झारखंड दीजिए, अगर ये टॉपिक अगर क्वेश्चन पूछेगा मेंस में तो इससे बाहर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिए, ठीक ना। और कोशिश कीजिए कि जो मेरा आंसर राइटिंग चल रहा है उसको भी आप लिखने का, क्योंकि देखिए जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक जो है ना आप बेहतर परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका पूरा हो गया। अब देखिए इसमें एक अंतिम बचा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या बचा, भारत छोड़ो आंदोलन गांधीयन एरा में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कर लेंगे हम लोग, जल्द ही कर लेंगे, थोड़ा टाइम की कमी होती है तो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, जैसे कि मौर्यन आर्ट पढ़ेंगे, पाला आर्ट पढ़ेंगे, पटना कलम पढ़ेंगे, ये आर्ट पढ़ लेंगे। तब इसमें बचेगा थिंकर, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इधर जयप्रकाश नारायण से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सुभाष चंद्र बोस से भी क्वेश्चन पूछा है, वो सब अभी नहीं, वो बाद में देख, जब मतलब एग्जाम जब मेंस का जब नज़दीक आ जाएगा, कुछ टॉपिक जो हिस्ट्री का हम बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी जो मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था अभी उसको देख रहे हैं। अब इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए अब क्या करा गया। एक तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका या योगदान है। उसके बाद इसमें आपका सबसे बड़ा बच गया आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक, वही जो मैं बोला मोर कला, पाल कला और जो आपका पटना कला। इसको भी हम तीनों कला को लगभग 3 या 4 वीडियो में समेटने का कोशिश करेंगे। अब मेरे ख्याल से हिस्ट्री में जो मेनली आपका मैं 5 या 6 लेक्चर लूँगा, जिसमें आपका लगभग समझिए 90% हिस्ट्री का सिलेबस आपका पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो जाएगा। और जो भी बचेगा फिर जब मेंस का जैसे एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब वहाँ पे मैं और कुछ वीडियो क्या कर दूंगा, बना दूंगा। हिस्ट्री के जस्ट बाद हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे, क्योंकि पॉलिटी का काफ़ी डिमांड है। तो पॉलिटी में हम शुरू से A to Z अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो वही बोल रहा हूँ, समय का कमी है, तो PT को भी देखना पड़ता है। आप लोग के लिए होमवर्क भी चल रहा है, आप लोग होमवर्क PT होमवर्क जरूर कीजिए। अगर आप मेरा 60 दिन PT होमवर्क कर लिए तो मेरे ख्याल से आपको PT तो कम से कम क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर आप मेरा मेंस का सब वीडियो देख रहे हो तो आपको मेंस भी क्वालिफाई आप लोग कर जाएंगे। इस तरह देखते चलिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।